यह भूतिया घटना मेरे 14-15 साल की आयु में हुई थी, लगभग 1978 में। मेरे माता पिता ने नए मोहल्ले में घर बदल दिया है, इसलिए अब मैं इस कहानी को सुना सकता हूँ। मेरे दिल में एक डर था कि यदि वो भूत मेरे माता पिता को परेशान करेगा, क्योंकि वो उसकी कब्र के पास रहते थे। 1978 में था। हमारे परिवार को लगभग 3 साल से एक बड़े सामने के बगीचे वाले घर में रहना था। उस बड़े बगीचे के साथ ही एक कब्रिस्तान भी था, जो एक पारंपरिक जावानी मुस्लिम कब्रिस्तान था, जिसमें चमेली के पेड़ों से छाया हुआ था और दिन में भी अजीब भावना देता था। हमारे पास कभी भी किसी सामना का अनुभव नहीं हुआ था। दादी, वास्तव में वह मेरी छोटी बहन की नैनी थी, लेकिन हम उन्हें परिवार के रूप में मानते थे और वह जावानी में दादी कहते थे, ने हमें बताया कि भूत या अदृश्य प्राणियां छोटे बच्चों से डरती हैं। मेरे 3 छोटे भाई बहनों के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे 3 छोटे भाई बहन तब करीब 6-10 साल के थे। कहा जाता था कि छोटे बच्चे उन्हें देख सकते हैं और यह उनकी बुरी किस्मत है कि उन्हें देख लिया जाता है। फिर एक दूर के पड़ोसी की बेटी को उसके पति ने एक झगड़े के बाद हत्या कर दी। उसने तलाक की अनुरोध की थी, लेकिन पति ने इनकार किया और जब उसने अपने कपड़े समेटकर माता पिता के पास जाने की तैयारी की तो वह गुस्से में आ गया। वो जोड़ा उस समय सूरबया नामक शहर में रह रहा था। यह एक भयानक हत्या थी, क्योंकि पत्नी की सफेद कमीज खून के कारण लाल हो गई थी। माता पिता ने उसे अपने गांव में दफनाने के लिए घर ले गए और कब्रिस्तान मेरे पुराने घर के पास ही था। ताजा अपनी बात करूं, 3 दिन बाद ही शवादान के बाद वो भूतिया घटना शुरू हुई। लोग कहते थे कि वे एक लाल ड्रेस पहनी हुई महिला को देखते थे, जो कब्रिस्तान के रास्ते के बाहर खड़ी थी और बहुत सारे सामान के साथ। वे अक्सर रात के बाद ओजेक मोटरबाइक ट्रांसपोर्ट को रोकने की कोशिश करती थी। अगर ओजेक उसके लिए रुक जाते तो वे कब्रिस्तान के बीच में पहुंच जाते। मैं सुबह के इंसान हूं। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी हूं। मैं अक्सर देखती थी कि सुबह सुबह कब्रिस्तान की गली से ओजेक राइडर निकल जाते हैं। मेरे पापा कहते थे वो फिर से शुरू हो गई। जल्दी ही लाल ड्रेस वाली लेडी के बारे में गांव में अफवाह फैल गई। मैं उस समय सच में विश्वास नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि यह केवल कुछ लापरवाह लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है, क्योंकि जब से यह अफवाह फैली थी, चौकीदार रात की पार्टी बंद कर दी थी और चोरियां होने लगी थी। लेकिन बाद में पता चला कि यह भूत का फायदा उठाने वाले चोर का काम था। वह मेरे जूनियर हाई स्कूल के आखिरी साल था और हम जोगिया शहर की यात्रा पर गए थे। मेरे घर के पास 3 सहपाठी रहते थे, इसलिए हमने साथ में घर जाने का फैसला किया। वो 2 बजे सुबह था और मेरे शिक्षक ने हम चारों को अपनी कार में घर भेजने का फैसला किया। हम जब उस कब्रिस्तान की गली से गुजर रहे थे तो हम सभी, शिक्षक सहित, उस लाल ड्रेस में खड़ी वो औरत देखी, सड़क की बत्ती के नीचे बड़े सूटकेस के साथ। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि शिक्षक की कार को रोक रही हो। हम चारों को पता था कि वह महिला कौन थी, और जब हमारे शिक्षक उसके लिए रुकने वाले थे, हम तुरंत उससे बोल दिया, नहीं। मेरे शिक्षक बहुत ही हैरान हो गए, सोचते हुए कि हम उस महिला के लिए उन्हें क्यों रोक रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को धक्का दिया कि वह बाद में शिक्षक से उस लाल ड्रेस वाली महिला के बारे में बताए, क्योंकि मुझे पहले उतरना था और मुझे लगा कि मेरे दोस्त ने शिक्षक को उस लाल ड्रेस वाली महिला के बारे में बता दिया होगा। मुझे हैरानी हुई। पहले सुबह मेरे गांव में एक हंगामा था। एक कब्रिस्तान के बीच में एक कार थी और जो कार मेरी टीचर की थी। ये अभी भी एक राज था कि कार वहां कैसे ढेर गई, क्योंकि गली बहुत ही तंग थी और मेरी टीचर की कार 8 सीटर थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने टीचर को बताया या नहीं, और उसने कसम खाई कि उसने बताया था। मुझे लगा कि मेरे शिक्षक को हम पर विश्वास नहीं था, या फिर वह उस लाल ड्रेस वाली महिला के बारे में कुछ जानने की चाह में था, क्योंकि उसके बाद वह हमसे बचने की कोशिश करता रहा। मैंने 1 महीने बाद हाई स्कूल से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लाल ड्रेस वाली महिला कभी कभी फिर भी दिखाई देती थी। मेरे पिताजी ने कुछ बार उससे मिलकर बात की। उन्होंने हमें बताया कि जब तक वह हमें परेशान नहीं कर रही तो उसे छोड़ दें। मेरे घर कब्रिस्तान से काफी पास था जहां उसका दफन हुआ था, इसलिए मैंने उस कहानी को अपने आप में रख लिया। हम उसे एक पड़ोसी की तरह सोचते थे, जिससे हम जुड़ना नहीं चाहते थे।
हम जानते थे कि वह वहां थी, लेकिन हम उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। 2 महीने पहले मेरे माता पिता उस घर से बाहर जाने के बाद अब मुझे लगता है कि मैं उसकी कहानी साझा कर सकता हूं। तो यह घटना 2016 में मुंबई में हुई, जब मैं 16 साल का था। मैं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और देर से कक्षाएं लेता था। एक बार मुझे बहुत देर हो गई और मैंने लगभग 10:30 बजे कक्षा छोड़ दी। तो 2 मार्ग थे जो मेरे घर की ओर जाते थे। एक लंबा मार्ग था जो घर तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट लेता था और दूसरा एक छोटा रास्ता था, लेकिन शाम के बाद सुनसान था। चूंकि मुझे पहले ही देर हो चुकी थी और भूख लगी थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। सबसे बड़ी गलती, उस मार्ग पर मुझे एक रेलवे ट्रैक पार करना पड़ा और फिर रास्ते में एक सुनसान अस्पताल को पार करते हुए अपने घर तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किमी पैदल चलना पड़ा। उस दिन मौसम सुहावना था और मैं अच्छे मूड में था जब मैंने अपना ईयरफोन प्लग ऑन किया और चलना शुरू कर दिया। उस अस्पताल के पास पहुंचने तक सब कुछ सामान्य था। जब मैं वहां पहुंचा तो अचानक हवा ठंडी थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह अजीब था क्योंकि मुंबई में हमेशा नमी होती है। हालांकि मैं चलता रहा जब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं चलता रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ दूर साड़ी में एक महिला थी जो मेरी पड़ोसी चाची की तरह लग रही थी, मुझे यह सोचकर राहत मिली कि अब मुझे उस खौफनाक सड़क पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैं चिल्लाया, उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए मैंने उसकी ओर तेजी से चलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसके करीब नहीं जा सका, इसलिए मैंने सचमुच उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। और वह अभी भी सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन किसी तरह हमारे बीच की दूरी अपरिवर्तित रही। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, इसलिए मैं रुक गया और यह पता लगाने की कोशिश की कि मैं किस वास्तविक चीज का पीछा कर रहा था। मैं उसे देखता रहा और सेकंड के एक अंश में वह पतली हवा में गायब हो गई। ध्यान रहे कि कम से कम 1 किलोमीटर तक सड़क सीधी थी और छिपने की कोई जगह नहीं थी। किसी भी तरह से वह भाग नहीं सकती थी या कहीं छिप सकती थी। इतना ही काफी था। मैंने खुद पर से नियंत्रण खो दिया और कुत्ते की तरह दौड़ने लगा और केवल अपने घर पर ही रुक गया। मैं इतना डर गया था कि मुझे बुखार हो गया, जो 1 सप्ताह तक चला। अगले दिन मैंने अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और यह कहते हुए इसे टाल दिया कि मुझे पढ़ाई से थोड़ा आराम करना चाहिए और मैं चीजों की कल्पना कर रहा हूं। लेकिन अजीब चीजें होने लगीं। जब मैं सो रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मुझे अंधेरे में रहने से डर लगता था और मुझे याद है कि जब भी मैं अकेला होता था तो मैं अपने कमरे में सिलहूट देखता था। लेकिन इस बार मैंने ये बातें अपने परिवार को नहीं बताई। लेकिन एक दिन मेरा चचेरा भाई, जिसके साथ मैं अपना कमरा साझा करता था, चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागता हुआ आया। हम सब हॉल में टीवी देख रहे थे। जब उसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि स्नान करने के बाद जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो उसने मुझे खिड़की के पास बैठे बाहर देखते हुए देखा। मैं आमतौर पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां बैठी थी। उसने अलमारी खोली और कुछ खोज रही थी। जब उसने मुझसे पूछने की कोशिश की कि क्या मैंने देखा कि वह क्या खोज रही थी, मुझसे कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने खिड़की पर दिशा की ओर देखा तो वहां कोई नहीं मिला। मैं अभी भी हॉल में था और हर कोई टेलीविजन देख रहा था। उसकी बात सुनने के बाद मैंने व्यक्त किया कि मैं 1 सप्ताह के लिए क्या कर रहा था। अब परिवार का मानना था कि वास्तव में कुछ गड़बड़ था और मुझे पवित्र स्थान पर ले गया। वहां हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो इस तरह के मामलों को हल करता है। उसने मुझ पर कुरान की कुछ आयतें उड़ाईं और मेरे बुजुर्गों से कहा कि मुझे उस घर में कभी अकेला न रहने दें और सख्ती से मुझे उस रास्ते से फिर कभी न जाने के लिए कहा। उसने मुझे कारण नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि मैं यह जानने के लिए बहुत छोटा था। हालांकि
चीजें फिर से ऐसी नहीं हुई और हमने 3-4 महीने बाद उस घर को छोड़ दिया। ऐसी और वीडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि मैं गर्मी के कारण 12:40 1:30 बजे उठ गया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि मैं क्यों उठा था। लगभग 10 मिनट के बाद मेरे कमरे में एक छोटी सी लड़की की हंसी सुनाई दी। भूतों पर मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं बस एंटर हो गया और लाइट्स ऑन करके देखने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरे पिताजी अपने फोन पर हो सकते थे, लेकिन वो सो रहे थे और शोर दरवाजे के बाहर से नहीं आया, वो खिड़की की ओर से आया, जो मैंने गर्मी के चलते पूरी तरह खोल दी थी। मुझे लगा कि ये मेरी कल्पना हो सकती थी, लेकिन फिर मैंने समझा कि मुझे पता है कि हंसी किस दिशा से आई थी, लेकिन दिमाग में आवाजों के साथ आप असल में सुन नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी कान से नहीं सुनते हैं। लेकिन मैंने अपनी कानों से ये सुना। मैंने इन सभी विचारों को लगभग 15 सेकंड होने दिया। मैं बहुत घबराया था, लेकिन मैं बहुत शांत और डरा हुआ नहीं था। फिर मैं बिना किसी कारण के रोने लगा, और यह आम रोने की तरह नहीं था, बल्कि असली रोने की तरह था। लेकिन मुझे कभी रोने की इच्छा नहीं हुई, और मैं एक भावनात्मक व्यक्ति भी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत कम रोता हूँ। इसलिए यह वाक्य बहुत ही असामान्य था। मेरे गाल पर आंसू थे और मेरा नाक बह रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं था और बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। मैं अभी भी कंफ्यूजन में था। 4 घंटे में मैंने दोस्तों को मैसेज किया और उनसे इसके बारे में बात की। कितना अजीब और उलझन भरा था। इस वक्त मुझे लगने लगा कि ये मेरी कल्पना थी, बस मैं थक गया था। मैंने एक खास दोस्त को मैसेज किया जो भूत प्रेतों में दृढ़ विश्वास रखता है और उनके बारे में बहुत सारी रिसर्च करता है। उसने मुझे सलाह दी कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करूं और डरने की बजाय बस यह जानूं कि यह क्या है और मैं इसे कैसे दूर रख सकता हूं। मैं अभी भी संदेही हूं, लेकिन मैंने छोटी सी लड़की बेडरूम में हंसती हुई भूत की खोज की और इस साइट पर पहुंचा जहां मैंने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था, खासकर अचानक रोने की बात के बाद। लेकिन मैंने हंसी या आवाज सुनने के बाद कान में घंटी बजने के बारे में पढ़ा, और जैसे ही मैंने वह पढ़ा, मेरे कान में एक छोटी सी देर के लिए घंटी बजी और फिर बस रुक गई। मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ एक प्लेसबो का असर है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, और मैंने अपने दोस्त से अपने कान में घंटी की आवाज के बारे में बताया। और बिल्कुल वैसे ही जब मैंने उससे कान में घंटी की आवाज के बारे में बताया, तो मैं बिना किसी वजह के रोने लगी। यह सब आज सुबह हुआ और मुझे अब भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन क्योंकि यह इतनी पुरानी घटना हो गई है, मैं सोच रहा हूं कि क्या यह सब केवल कल्पना है और क्या मेरी आंखों को बस थकान हो गई है और वे सोना चाहती हैं। मुझे बहुत भ्रम हो रहा है। हमारा घर केवल 14 साल का है और हम ही यहां रहते हैं, इसलिए कोई असली इतिहास नहीं है। क्या किसी को कुछ पता है कि यह क्या हो रहा है? हम पिछली 3 पीढ़ियों से मुंबई में रहने वाले गुजराती परिवार हैं। यह कहानी गुजरात में हुई थी और मेरे पिता की है। हमने वर्ष 2015-16 में बोटाद, गुजरात का एक शहर में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। यह 2 बंगलों के निर्माण के लिए काफी बड़ा भूखंड है, जो हमें काफी सस्ती कीमत पर मिला था। तब से हमें साथी पड़ोसियों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि यह एक महिला की आत्मा द्वारा प्रेतवाधित है। मेरे दादा, जो कि संपत्ति के मालिक हैं, एक संशयवादी हैं और पैरानॉर्मल में विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने अफवाहों को नजरअंदाज करके खरीदी हुई जमीन पर घर बनवाया। हमने भूमि पूजन से लेकर वास्तु पूजन तक सभी आवश्यक रीति रिवाज किए। कुछ सालों तक सब ठीक चला। पहली मुलाकात, यह 2021 का दिसंबर था। मेरे माता पिता एक समारोह में भाग लेने के लिए गुजरात गए थे। दुर्भाग्य से घर तब किराए पर नहीं था और केवल दोनों अंदर थे। यह एक विशाल घर है जिसमें 2 हॉल, 1 रसोई घर, 3 बेडरूम और इसके पीछे
एक बड़ा लॉन है। एक रात लगभग 2 बजे मेरे पिता को लगा कि कोई उनके बिस्तर के चारों ओर घूम रहा है। पहले तो उन्होंने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि यह मेरी माँ होनी चाहिए। तभी वह अपनी तरफ मुड़ा, मेरी माँ को गहरी नींद में पाया। जैसे ही वह समझ पाया, उसने एक महिला को देखा जो काले कपड़ों में ढकी हुई थी। उसके काले बालों से चेहरा ढका हुआ था। वह उसके पैरों के पास खड़ी थी। वह कुछ सेकंड के लिए रोती रही और फिर हल्के से गायब हो गई। मेरे पिता, जैसा हमेशा की तरह, इसे एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। दूसरी मुलाकात, यह सबसे हालिया है। 2024 के जनवरी में मेरे पिता और दादा एक करीबी पारिवारिक मित्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने गुजरात गए थे। एक रात पिता पुत्र अपने अपने कमरों में सो रहे थे जब रात के लगभग 2 बजे फिर से मेरे पिता ने उसी महिला को अपने पैर पकड़कर रोते हुए देखा और फिर पतली हवा में गायब हो गया। मेरे पिता ने मुंबई पहुंचने के 1 महीने बाद इस मुठभेड़ का खुलासा किया। ये मेरे लिए चौंकाने वाला है। मेरे पिता से इस तरह की मुठभेड़ों को सुनने के लिए, जो हमेशा एक संशयवादी और व्यावहारिक व्यक्ति रहे हैं। हालांकि उनके अलावा किसी ने भी गांव के घर पर ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। न ही मेरे पिता को मुंबई में अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई अनुभव हुआ है। हमने 2021-2022 के बीच वहां रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों के एक गरीब परिवार को लॉन में एक अतिथि कक्ष किराए पर दिया था, लेकिन उनसे ऐसा कोई अनुभव नहीं सुना था। ये मेरे और एक दोस्त के साथ नवंबर 2017 में हुआ। मेरा दोस्त मुझसे ब्लॉक ऊपर रहता है। हमारा स्कूल उससे ब्लॉक ऊपर है। आमतौर पर मैं घर के बाहर उसका इंतजार करता था, लेकिन उस सुबह मुझे वास्तव में बाथरूम का उपयोग करना पड़ा। उसने मुझे अपने घर में जाने दिया और मुझे बताया कि उसके घर में कुछ अजीब चल रहा है। मैंने बाथरूम का इस्तेमाल किया और जैसे ही बाथरूम से बाहर निकल रहा था, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। कृपया ध्यान दें, बाथरूम की खिड़की खुली नहीं थी और हवा भी नहीं थी और घर की कोई खिड़की खुली नहीं थी, छोड़कर यह कि घर में सिर्फ मैं और वह थे। उसकी माँ पहले ही काम पर चली गई थी और उसकी बहन स्कूल जा चुकी थी। मेरी दोस्त, मैं उसे इस मामले में मेल कहूंगा, उसके कमरे से बाहर आया और पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बताया कि बाथरूम का दरवाजा कहीं से भी पटक दिया गया है। यहाँ बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन बाथरूम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। उसने मुझे चिंतित देखते हुए कहा। हमने स्थिति को खारिज कर दिया और उसके कमरे में चले गए। वह अभी भी अपने बाल कर रही थी। मैं उसके कमरे में चला गया और उसके बिस्तर पर बैठ गया, जबकि उसने अपने बालों को पूरा करना समाप्त कर दिया। उसकी अलमारी का दरवाजा खुला था और मैंने देखा कि सभी हैंगर तेजी से चलने लगे थे और कुछ फर्श पर भी गिर गए थे। मैं घबरा कर उछल पड़ी और हम दोनों कमरे से बाहर भाग गए। मैं पूरी तरह से हिल रहा था और उसे जल्दी करने के लिए कहा, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक घर में नहीं रहना चाहता था। वह अपने स्नीकर्स पहनने के लिए बैठ गई जब उसके कमरे में अचानक हलचल ने मेरी आंख को पकड़ लिया। एक व्यक्ति की रूपरेखा के साथ एक अंधेरा द्रव्यमान उसके कमरे में घूम रहा था। मैं हमेशा भूतों को देखने में सक्षम रहा हूं और मेरा 8th ग्रेड वर्ष यह 2017 में है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अपने चारों ओर महसूस करने और उनकी ऊर्जा से जुड़ने में सक्षम हूं। घर में ऊर्जा अंधकारी और भारी हो गई। मैं चिल्लाई और उसके हाथ से दरवाजे को खींचने लगी। जैसा कि उसने बाद में मुझसे कहा, मैं हिस्टेरिकल हो गई थी और मैं चिल्ला रही थी, हमें अभी जाना होगा, हम सुरक्षित नहीं हैं। मैं कसम खाता हूं कि उस अनुभव के बाद मुझे अपने जीवन में कभी अधिक डर नहीं लगा। उसने मुझे उस वर्ष बाद में बताया कि कुछ उसकी बहन के घर का पीछा किया था एक दिन, कि यह एक दोस्त या परिवार का सदस्य लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मेल ने मुझे बताया था कि जिस दिन मैं घर में था, एकमात्र समय था जब भूत ने इतनी अराजकता पैदा की थी। मेरे इस घर में जीने के पहले 8 महीनों में, जो 1800 के दशक में बना था,
मैंने एक काली छाया लड़की की आकृति देखी जो मेरे कुत्ते को बिस्तर के नीचे खींच लिया। मेरा कुत्ता 10 मिनट तक बिस्तर के नीचे रहा। मेरे माता पिता ने मेरी देखी चीज को माना नहीं जब तक उन्हें खुद का अनुभव नहीं हुआ। एक रात मेरी बहन की सांसें थम गईं और मैं उसके बगल में सो गया। मैं जाग नहीं गया और मेरे पास नींद चलने का इतिहास नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा कि वह अचानक एक लड़की द्वारा जाग गया था जो मेरे जैसी दिखती थी। उन्होंने कहा कि लड़की लग रही थी, अभिनय कर रही थी और यहां तक कि बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। उसने भी वही पहना था जो मैंने उस रात बिस्तर पर पहना था। तो निश्चित रूप से मेरे पिताजी को विश्वास था कि यह मैं था। उसने मुझसे कहा कि वह लड़की एक सख्त आवाज में कह रही थी, जैसा कि मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूं, पापा उठिए, एलेक्सा सांस नहीं ले रही है। मेरे पापा ने फिर सोने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ी। जैसे ही मेरे पापा बिस्तर पर बैठे और जूते पहन रहे थे, वह तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गए और वह गायब हो गई। उसने उसे सीढ़ियों से नीचे जाते हुए भी नहीं सुना, जो बहुत जोर से चीखती हैं। मेरे पिताजी और मां नीचे गए और मेरी बहन को होश में लाया और सांस लेने दिया। फिर मेरे पिताजी ने मुझे जबरदस्ती जगाया और मुझे आरोप लगाया कि मैं बहन की सांस नहीं लेने के बावजूद वापस सो गया था। मैंने उसे कहा कि वह पागल है और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर उसने मुझे कहानी सुनाई और मुझे पता चला कि उसने भूत देखा था। जब मेरी मां ने यह कहानी सुनी तो वह हंसी और मेरे पिताजी को पागल कहकर बताया, लेकिन जब वह बिस्तर पर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ी तो उसने एक छोटी सी लड़की को बड़ी तेजी से बू कहते हुए सुना। मेरी मां तुरंत सीढ़ियों से नीचे आकर हमें बताने आई और मेरे पिताजी ने उसे देखकर उसे पागल कहा। एक परिवार के रूप में हमने केवल एक और चीज सुनी, वह थी नक्श एकदम। एक रात हम सब खाना खा रहे थे कि हम सब चुप हो गए। हमने पुरुषों के काम के जूते को ऊपर की ओर घूमते हुए सुना। मेरे पिताजी ने अपनी बंदूक पकड़ ली और सीढ़ियों से ऊपर चले गए। वह हमारे पुराने कुत्ते टैंक के साथ हर कमरे से गुजरे, जो एक रॉटवीलर था। वे दोनों वापस नीचे आए और उन्हें कुछ नहीं मिला। मेरे पिताजी के भी अनुभव थे। पहले तो बच्ची के साथ था, फिर एक रात 3 बजे वह अपनी कुर्सी पर सो रहे थे। अचानक उन्हें अपनी कुर्सी के साथ लिविंग रूम के दूसरे कोने में फेंक दिया गया। वह उठे और अपनी कुर्सी को वापस सही जगह पर रखकर फिर से सो गए। फिर उसने मुझसे कहा कि वह अपनी कुर्सी पर सो रहा था जो बेसमेंट की ओर जाने वाले वेंट के पास है। तभी अचानक उसने एक आदमी की आवाज सुनी, नमस्ते। मेरे पिताजी ने अपनी बंदूक और टैंक को ले लिया और टैंक से बेसमेंट के हर कमरे में जाने को कहा। टैंक ने उसकी आज्ञा का पालन किया और किसी को नहीं मिला। मेरे पिताजी ने भी किसी को नहीं देखा। अब 15 साल की उम्र में मुझे रात में अनुभव हो रहा है। मैंने एक ऐसे आदमी को देखने का अनुभव किया है जो बहुत कुपोषित और दुबला दिखता था। मेरी अलमारी को घूर रहा था और जब मैंने पूछने की कोशिश की कि वह कौन था तो वह मुड़ा और मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। फिर मैंने एक छोटी लड़की को देखा जिसके लंबे काले बाल थे, जो मेरी अलमारी को भी घूर रही थी, और जब मैं उससे पूछ रहा था कि वह कौन है तो वह मुड़ी नहीं, बस गायब हो गई। फिर मैंने अपने बिस्तर के पैर पर एक छोटी लड़की को देखा जो हंसी और वह कूद गई और मेरी बांह काटने की कोशिश की, लेकिन फिर वह गायब हो गई। हर बार जब मैं इन लोगों को देखता हूं तो मैं बिस्तर से बाहर कूदता हूं और बस दौड़ता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं बस दौड़ता हूं। मुझे मदद की जरूरत है और मुझे सलाह चाहिए कि कई अनुभवों की इस स्थिति में क्या करना है। ये उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास बलिया शहर की कहानी है। वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। ये सब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं खुद एक दर्शक हूं। यह एक दोस्त की बहन की शादी थी जो मेरे घर के पास ही रहता था। मेरे घर के ठीक बगल में 2 और घर थे और बड़ा लाल घर था। मैं उस घर को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? उसका चित्रण आज भी मेरी आंखों में वैसा ही साफ है जैसा 20 साल पहले था। मैं एक छोटा किशोर था, उस समय मुश्किल से 9 या 10 साल का था। मेरा दोस्त जिसका नाम सोनू था, उसकी बहन जिसकी शादी हो रही थी उसका नाम शीला था,
और यह लाल घर, जैसा कि लोग इसे कहते थे, सोनू के पिता ने किराए पर लिया था। शीला के दूल्हे के परिवार और रिश्तेदारों को शादी की रात के लिए रुकने के लिए कहा गया। भारत में शादी रात में कम से कम 3 बजे तक होती है। लाल घर 3 मंजिल ऊंचा था और 15-16 साल से इसे किसी ने नहीं खोला था। मैं कुछ मिठाइयां लाने के लिए पहली मंजिल की बालकनी पर गया, क्योंकि दूल्हे के परिवार और रिश्तेदारों के लिए सारी मिठाइयां वहीं रखी हुई थीं। मैं क्या देख रहा हूं? बलिया की तस्वीर बालकनी की दीवारों पर जो 2 फीट ऊंची थी। एक महिला शुद्ध सफेद साड़ी, भारतीय गाउन में खुले बालों के साथ बैठी थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसकी लाल आंखें और लंबे भूरे बाल थे। वह जोर से हंसी और कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम यहां क्यों आए हो? वह अब बच्चों की तरह रोने लगी और बोली, वापस जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बस यहां से वापस जाओ। मैं वास्तव में भयभीत हो गया। मैं अपनी मां को बुलाने के लिए वहां से भागा। जब मैं दोबारा अपनी मां के पास आया तो वहां कोई नहीं था। जल्द ही हमें नीचे से चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दी। जब मैं और मेरी मां नीचे गए तो हमने देखा कि दूल्हा फर्श पर पड़ा हुआ था। जैसे ही वह शौचालय के अंदर गया और बिजली के बल्ब को ठीक करने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा सदमा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शादी कभी नहीं हुई। लोगों ने फैसला किया कि इस जगह पर कोई अपशकुन है। सभी ने तुरंत जगह खाली कर दी और कोई भी लाल घर के अंदर नहीं गया। बाद में हमारी दादी ने हमें बताया कि एक आदमी था जो अपनी मालकिन के साथ लाल घर में रहता था। एक रात वह महिला कहीं गायब हो गई और उस रात के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति घर के अंदर मृत पाया गया। लोगों का कहना है कि उस आदमी ने अपनी मालकिन को मार डाला और उसकी मालकिन की आत्मा अभी भी वहीं है। यह आत्मा किसी को एक रात के लिए भी वहां रुकने या कोई समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं देती है। उन स्थानों पर जहां बहुत पुरानी परंपराएं अभी भी हैं। अगस्त को भूत महीने के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि भूखे भूत सड़कों और पहाड़ियों पर घूमते हैं, विशेष रूप से रात में और विशेष रूप से जब चीजें शांत होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूखे भूत तब बनते हैं जब किसी निर्दोष की हिंसक या अनुचित मौत हो जाती है। दूसरों का कहना है कि भूखे भूत एक व्यक्ति के अपने कुकर्मों से बनाए जाते हैं। उनके पाप मृत्यु में भी उनकी आत्मा को कलंकित करते हैं। एक बात जिस पर सहमति है वह यह है कि आत्माएं हमेशा कुछ ऐसी चीज की तलाश करती हैं जो वे जीवन में चाहते थे, लेकिन वे इसे अकेले नहीं पाएंगे। जो लोग अभी भी जीवित हैं वे अपनी पीड़ा को कम करने या उनकी मदद करने के लिए बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम वह सब करें। प्रसाद भूते के दर्द को शांत करने का एक तरीका है। इस कारण से यदि आप मृत लोगों को दिया गया भोजन या छोटा सा उपहार देखते हैं तो इसे अकेला छोड़ना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। लोग अक्सर भूखे भूतों को उनके मुंह में कुछ गड़बड़ होने के रूप में वर्णित करते हैं, जैसे कि वे अपने सूजे हुए पेट को संतुष्ट नहीं कर सकते। कभी कभी गला सुई की तरह पतला होता है या कभी कभी मुंह को बंद कर दिया जाता है। बार्टन एडमंड ने जो पहला भूत देखा था वह बुरी तरह से विकृत नहीं था। उसके पास मंद सांस या उभरी हुई आंखें नहीं थीं। उसकी मृत्यु कैसे हुई इसका एकमात्र सुराग यह था कि उसकी जीभ बहुत लंबी थी जो उसके खुले मुंह से सांप की तरह नाच रही थी। श्री एडमंड ने एक ऐसे शहर का दौरा किया जहां बहुत पुरानी परंपराएं अभी भी मौजूद हैं। अगस्त का दिन उमस भरा था और शहर मृतकों को सम्मानित करने की तैयारियों से भरा हुआ था। जैसे ही वह चल रहा था उसने देखा कि शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी के पेड़ के नीचे अनगिनत प्रसाद भरे हुए थे।
उन्होंने एक राहगीर से पूछा कि इस तरह एक ही स्थान पर इतने सारे उपहार क्यों दिए जाने चाहिए। राहगीर ने उसे बताया, यहीं पर रईस की बेटी की मौत हो गई। ऐसा लगता है कि वह कुछ और कहने के लिए तैयार नहीं थे। उस रात शाम की सैर पर श्री एडमंड ने चांद की कोमल रोशनी का आनंद लिया और पेड़ों पर सिकाड़ा की सूखी गड़गड़ाहट सुनी। पहाड़ी के उस पेड़ पर जो मृतकों के लिए उपहारों से भरा हुआ था, कुछ मोमबत्तियां जलाई गईं। उन्होंने एक मंद रोशनी का उत्पादन किया और पेड़ को शाम की एक भयानक स्थिति में डाल दिया जो केवल प्रसाद के आसपास मौजूद था। मोमबत्तियां घंटों से जल रही थीं और उनकी लपटें अब पिघले हुए मोम से लगभग डूब चुकी थीं। पहाड़ी पर पेड़ के पास पहुंचते ही एक मोमबत्ती फूली। भेंटों में रईस की बेटी का स्याही से बना चित्र था। श्री एडमंड इसकी और अधिक बारीकी से जांच करने के लिए झुक गए। वह जीवन में प्यारी थी। उसने छवि को देखते हुए खुद के बारे में सोचा। चित्र को सराहनीय रूप से संरक्षित किया गया था। किसी ने इसे एक प्रिय स्मृति के रूप में संरक्षित किया होगा। फ्रेम में महिला सदियों पहले के कपड़े पहनती थीं। यह तब था जब श्री एडमंड को लगा कि वह अकेले नहीं है। एक गड़गड़ाहट के बाद उसके पीछे बहुत पास से एक छाल की आवाज आई। जैसे ही उसने यह सुना, ठंडी हवा के झोंके में मरती हुई मोमबत्तियों में से आखिरी बाहर निकल गई। भूत उसके साथ एक ठंडक लेकर आया जो पहाड़ी के ऊपर से बह रही थी। उन्होंने तुरंत मुड़कर उस रईस की बेटी को पहचान लिया। उनके कपड़े, उनकी आंखें और उनके सुंदर मोटे बाल ठीक वैसे ही थे जैसे स्याही के चित्र में दर्शाए गए थे। किसी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि रईस की बेटी की मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन अपने आतंक में श्री एडमंड अब समझ गए। परंपरा यह मानती है कि फांसी से मरने वालों के भूखे भूतों को एक अनोखे तरीके से विकृत किया जाता है। ठीक इसी तरह उस रईस की बेटी उस रात उसे दिखाई दी। उसकी जीभ उसके खुले गले से लटकी हुई थी, जो बुरी तरह से टूटे हुए जबड़े से गुजरती हुई उसकी छाती तक पहुंच रही थी। जीभ अमानवीय रूप से लंबी थी और वह उसके मुंह से पूरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। महिला की पहले की प्यारी मुस्कान का निचला आधा हिस्सा पूरी तरह से बेदाग था। उसके जबड़े की हड्डी खोपड़ी से विघटित हो गई थी, जो अब केवल नमकीन मांस से उसके चेहरे से जुड़ी हुई थी। जीभ उसकी त्वचा के शरीर जैसे पीले होने के बावजूद चमकीली लाल बेकार में इधर उधर घूम रही थी और कोई आवाज नहीं कर रही थी। श्री एडमंड ने अपने डर के बावजूद आवरण के 1 इंच और करीब खींचा। उसे एक भयानक विवरण की पुष्टि करनी पड़ी कि उसे लगा कि वह चांद की रोशनी से जगमगा रहा है। हाँ, वह अब इसे देख सकता था। रईस की बेटी अभी भी भारी बंधी हुई फंदा पहनती थी, जिसने उसके जीवन को समाप्त कर दिया। रस्सी उसके गले में कसकर घुसा दी गई और जल्लाद की गांठ से आगे निकल गई। परिणाम एक भारी कॉलर था जिसे वह हटा नहीं सकती थी। एक दूसरी छाल ने श्री एडमंड को आत्मा और उसके बीच खड़े काल्पनिक जानवर के बारे में सचेत किया। रईस की बेटी द्वारा पकड़ी गई जंजीर पर कसकर तनाव लेना एक विकृत और नारकीय प्राणी था। एक शिकारी कुत्ते की तरह चलते हुए वह उसे चीरने के लिए उत्सुक लग रहा था। उन्होंने पहले इसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यह वस्तु मृत महिला के रूप की छाया में झुकी हुई थी। यह केवल उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वह रईस की बेटी की ओर आगे बढ़ा। पट्टाधारी राक्षसी इतना बड़ा था कि भेड़िया बन सकता था, लेकिन अगर वह भेड़िया था तो उसका पेल्ट गायब हो गया था। फर के बजाय जीव अनियमित और भारी निशान वाले मांस से ढका हुआ था। कम रोशनी में बार्टन ने फैसला किया कि हाउंड को जला दिया गया होगा, या शायद उसके पूरे शरीर पर खरोंच हो गई होगी। इसकी त्वचा नेक्रोटिक ग्रे और चमकदार चिकनी गुलाबी रंग की पैचवर्क थी। दुखी जानवर केवल उन स्थानों पर स्वस्थ दिखता था जहां सतह के नीचे से खिंचाव के निशान से नया मांस प्रकट हुआ था। रईस की बेटी के भूत ने चेन के कुछ लिंक को अपनी मुट्ठी से फिसलने दिया, जिससे उसके कुत्ते जैसी चीज मिस्टर एडमंड के पास अधिक निकटता से जा सकी। वह जानवर अभी भी हमला करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही वह आतंक में पीछे की ओर गिर गया, श्री एडमंड ने उसके दांतों की पीली चमक देखी। इससे भी बदतर उन्होंने देखा कि इसमें कोई आंखें या कान नहीं थे। घोल की त्वचा को जो कुछ भी नुकसान पहुंचा था, उसने उसे काले छेद के साथ छोड़ दिया जहां उन्हें होना चाहिए था। पेड़ से दूर पहाड़ी से नीचे उतरते हुए
श्री एडमंड ने सोचा कि प्राणी किसी भी समय उस पर होगा। हालांकि जब उन्होंने प्रसाद के मंदिर की ओर मुड़कर देखा तो महिला की उपस्थिति का कोई संकेत नहीं था। उसका राक्षसी पालतू जानवर भी गायब हो गया था। उन्हें शहर के लोगों से पता चला कि विचित्र जीभ और रस्सी के हार वाली महिला ने अपनी जान ले ली थी। उन्होंने उसे बताया कि यह एक दुखद प्रेम कहानी का अंत था। श्री एडमंड ने अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला, लेकिन उन्हें केवल यह पता चला कि रईस की बेटी एक बार पशु ट्रैपर के बेटे से प्यार करती थी। रईस एक क्रूर व्यक्ति था और अपने पास रखे सभी शोर और बदबूदार कुत्तों के कारण पशु जाल से नफरत करता था। रईस ने अपनी बेटी की शादी एक आम आदमी के बेटे से करने से मना कर दिया, विशेष रूप से जिससे वह नफरत करता था। जब दोनों प्रेमियों ने उसकी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो रईस ने वास्तव में कुछ भयानक किया। श्री एडमंड ने जो कुछ पूछा वह ठीक ठीक नहीं कह सकता था कि क्या हुआ था, लेकिन हर कोई इस बात पर सहमत था कि जब उसकी बेटी ने देखा कि रईस ने क्या किया था तो उसने दुख में फांसी लगा ली। उस प्रेतवाधित शहर में रहने की दूसरी रात को उन्होंने गहरी और भौंकने वाली भौहें सुनी। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने पहाड़ी के पेड़ के पास एक लंबा सिलहूट देखा जहां प्रसाद का ढेर लगा हुआ था। बार्टन ने अपने थैले से दूरबीन निकाली और उनका उपयोग दूर से पहाड़ी का निरीक्षण करने के लिए किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नाड़ी बर्फ में बदल गई है, क्योंकि आवर्धित छवि से पता चलता है कि बहुत लंबी जीभ वाली महिला सीधे बार्टन की रोशन खिड़की में देख रही थी। इससे भी बदतर, जैसे ही उसके कांपते हाथ दूरबीन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लड़खड़ाए, श्री एडमंड देख सकते थे कि उसका नारकीय कुत्ता अभी भी उसके पैरों की छाया में शिकार कर रहा था। इसने बार्टन की खिड़की की दिशा में भी देखा। वह उसे खाली आंखों से देख रहा था और नथनों से हवा को सूंघ रहा था जो उसके चेहरे पर स्नेक एलिक स्लिट्स से मुश्किल से अधिक थे। वास्तव में एक अप्राकृतिक कुत्ता, उसका थूथन काटा गया था, मुश्किल से उच्चारण किया गया था। जिस तरह से यह घूमता था उसे छोड़कर जानवर कुत्तों की किसी भी प्रजाति से अलग था जिसे श्री एडमंड ने कभी देखा था। उन्होंने उन लोगों से पूछा जो गांव में राक्षसी कुत्तों के बारे में जवाब देंगे, या इस बारे में कि क्या अतीत में एक भूतिया और गलत आकार का भेड़िया देखा गया था। हाँ, शहर के कुछ बहादुर लोगों ने उससे कहा, हमेशा अपनी आवाज को फुसफुसाते हुए वे ऐसा करते थे। हमने कई अंधेरी रातों में एक अपवित्र जानवर के भौंकने और भौंकने की आवाज सुनी है। कुछ लोगों ने श्री एडमंड द्वारा वर्णित भूत को भी देखा था और पुष्टि की थी कि रईस की बेटी ने हमेशा इसका नेतृत्व किया जैसा कि उन्होंने देखा था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उसे मृत्यु के बाद इतना भयानक पालतू जानवर कैसे मिला, या उस प्राणी ने उसे इतने ईर्ष्या से क्यों संरक्षित किया। श्री एडमंड इसके रहस्य से पागल हो गए थे और इसलिए वे अपने प्रश्नों पर अडिग रहे। अंततः उन्हें बताया गया कि स्थानीय सराय का रखवाला वही व्यक्ति जिसके साथ वह रह रहा था, रईस की बेटी की पुरानी कहानियों के बारे में सबसे अधिक जानता था। राक्षस शिकारी जैसी कोई चीज नहीं है, सराय के रखवाले ने मी एडमंड से कठोरता से कहा। इस शहर में एकमात्र भूत कुलीन की बेटी और पशु जाल का बेटा है। बार्टन ने जोर देकर कहा, मैंने पशु ट्रैपर के बेटे को कभी नहीं देखा। बेटी हमेशा अकेली रहती है। हम में से जो उसके साक्षी हैं, उनके अलावा कोई और मानव आत्मा दृष्टि में नहीं है। उसके साथ चलने वाली एकमात्र चीज वह राक्षसी अंधा कुत्ता है। कोई कुत्ता नहीं है, सराय के रखवाले ने दृढ़ता से कहा। रईस ने ट्रैपर के बेटे को अपंग कर दिया और उसे महीनों तक चारों तरफ चलने के लिए मजबूर किया। उसने लड़के से कहा कि वह सिर्फ उसके पिता के गंदे शापों में से एक था। उसने यातना के साथ लड़के का मन तोड़ दिया और तब तक नहीं हारा जब तक कि गरीब लड़के को वास्तव में विश्वास नहीं हो गया कि वह एक जानवर है। जब रईस ने उसे फर्श पर कबाड़ पर खर्राटे लेना और कूदना सिखाया था तो पशु ट्रैपर के बेटे को शहर में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद रईस ने टूटे हुए बेटे को जीवित उबलवाया और बेटी को अपने प्यार को एक जानवर की तरह मरते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने जो देखा वह बेटी और उसका प्रेमी था। पीड़ा और मृत्यु के बावजूद वे अभी भी एक दूसरे के प्रति निराशाजनक रूप से समर्पित हैं। सुबह श्री बार्टन एडमंड ने पहाड़ी पर पेड़ के पास एक भेंट छोड़ी और हमेशा के लिए उस जगह से भाग गए। अगस्त आता है और चला जाता है,
लेकिन अनगिनत भूत बचे रहते हैं। यह मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन यह मेरी दादी के साथ हुआ। मेरी दादी एक किशोरी थी, जैसे 16 या 17 आयु। यह भारत में हुआ और भारतीय लड़कियां चरका नामक किसी चीज से कपास बनाती थीं। वे कपास बनाकर वापस आए और देर रात हो चुकी थीं। मेरी दादी और उनके गांव की लड़कियां वापस जा रही थीं। जब उन्होंने किसी महिला को लड़की का नाम लेते हुए सुना, उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत के बाल खुले, बड़े बड़े दांत थे, उसके पैर और हाथ पीछे की ओर थे और वह हंस रही थी। जब वे उसे देखते थे तो वह धीरे धीरे एक एक करके उनके नाम कहने लगी और वे इतने डर गए कि वे सब कुछ वापस छोड़कर भाग गए। मेरी मां पक्ष और मेरे पिताजी पक्ष दादी दोनों ने इस तरह की कहानियों का अनुभव किया है और उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कई चीजें थीं। मेरी दादी ने मुझे यह भी बताया कि अगर आपने कॉल का जवाब दिया या पीछे मुड़कर देखा तो आप मर जाएंगे। यह कठिन था क्योंकि आप कभी नहीं जानते थे कि आपको कौन बुला रहा था। मैं इस तरह की कई कहानियों को जानता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि चुड़ैलों और स्वर्गदूतों और कई अन्य चीजों जैसी चीजें हैं। ये मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन यह मेरी दादी के साथ हुआ। मेरी दादी एक किशोरी थी, जैसे 16 या 17 आयु। यह भारत में हुआ और भारतीय लड़कियां चरका नामक किसी चीज से कपास बनाती थीं। वे कपास बनाकर वापस आए और देर रात हो चुकी थी। मेरी दादी और उनके गांव की लड़कियां वापस जा रही थीं। जब उन्होंने किसी महिला को लड़की का नाम लेते हुए सुना, उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत के बाल खुले, बड़े बड़े दांत थे, उसके पैर और हाथ पीछे की ओर थे और वह हंस रही थी। जब वे उसे देखते थे तो वह धीरे धीरे एक एक करके उनके नाम कहने लगी और वे इतने डर गए कि वे सब कुछ वापस छोड़कर भाग गए। मेरी माँ पक्ष और मेरे पिताजी पक्ष दादी दोनों ने इस तरह की कहानियों का अनुभव किया है और उन्हें पता है, और उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कई चीजें थीं। मेरी दादी ने मुझे यह भी बताया कि अगर आपने कॉल का जवाब दिया या पीछे मुड़कर देखा तो आप मर जाएंगे। यह कठिन था क्योंकि आप कभी नहीं जानते थे कि आपको कौन बुला रहा था। मैं इस तरह की कई कहानियों को जानता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि चुड़ैलों और स्वर्गदूतों और कई अन्य चीजों जैसी चीजें हैं। 1983 में अत्यंत धर्मनिष्ठ वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अज्ञात सुविधा में एक मौलिक प्रयोग किया। वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया था कि बिना किसी इंद्रियों या उत्तेजनाओं को समझने के तरीकों तक पहुंच के बिना एक इंसान भगवान की उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम होगा। उनका मानना था कि 5 इंद्रियों ने अनंत काल के बारे में हमारी जागरूकता को धुंधला कर दिया है और उनके बिना एक इंसान वास्तव में विचार के माध्यम से भगवान के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने दावा किया था कि उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, स्वयंसेवक के लिए एकमात्र परीक्षण विषय था। उनकी सभी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक जटिल ऑपरेशन किया जिसमें मस्तिष्क से प्रत्येक संवेदी तंत्रिका कनेक्शन को शल्य चिकित्सा द्वारा तोड़ दिया गया। यद्यपि परीक्षण किए गए व्यक्ति की मांसपेशियां पूर्ण रूप से कार्यशील रहीं, फिर भी वह देख, सुन, स्वाद, गंध या महसूस नहीं कर सका। बाहरी दुनिया से संवाद करने या यहां तक कि उसे समझने का कोई संभावित तरीका नहीं होने के कारण वह अपने विचारों के साथ अकेला था। वैज्ञानिकों ने उस पर नजर रखी क्योंकि वह अपनी मानसिक स्थिति के बारे में जोर जोर से
अस्पष्ट वाक्यों में बात कर रहा था जिसे वह सुन भी नहीं सकता था। 4 दिनों के बाद उस आदमी ने दावा किया कि उसे अपने सिर में धीमी, समझ से बाहर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह मानते हुए कि यह मनोविकृति की शुरुआत थी, वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति की चिंताओं पर बहुत कम ध्यान दिया। 2 दिन बाद वह आदमी रोया कि वह अपनी मृत पत्नी को उससे बात करते हुए सुन सकता है और इससे भी अधिक वह वापस संवाद कर सकता है। वैज्ञानिक उत्सुक थे, लेकिन तब तक आश्वस्त नहीं थे जब तक कि विषय ने वैज्ञानिकों के मृत रिश्तेदारों का नाम लेना शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को वह निजी जानकारी दोहराई जो केवल उनके मृत जीवन साथी और माता पिता ही जानते होंगे। इस बिंदु पर वैज्ञानिकों के एक बड़े हिस्से ने अध्ययन छोड़ दिया। 1 सप्ताह तक मृतक के साथ उसके विचारों के माध्यम से बातचीत करने के बाद विषय व्यथित हो गया। उसने कहा कि आवाजें भारी थीं। हर जागते क्षण में उसकी चेतना पर सैकड़ों आवाजों का हमला होता था जो उसे अकेला छोड़ने से इनकार करती थीं। दर्द की प्रतिक्रिया पाने की कोशिश में वह बार बार खुद को दीवार से टकराता था। उसने वैज्ञानिकों से शामक औषधियों की भीख मांगी ताकि वह सोकर आवाजों से बच सके। यह युक्ति 3 दिनों तक काम करती रही, जब तक कि उसे रात में गंभीर भय नहीं होने लगा। विषय ने बार बार कहा कि वह मृतक को सपने में देख और सुन सकता है। केवल 1 दिन बाद भौतिक दुनिया में कुछ महसूस करने की उम्मीद में विषय ने चिल्लाना और अपनी गैर कार्यात्मक आंखों पर पंजा मारना शुरू कर दिया। उन्मादी विषय ने अब कहा कि मृतकों की आवाजें गगनभेदी और शत्रुतापूर्ण थीं, जो नरक और दुनिया के अंत की बात कर रही थीं। एक बिंदु पर वह लगातार 5 घंटे तक कोई स्वर्ग नहीं, कोई क्षमा नहीं चिल्लाता रहा। वह लगातार मारे जाने की भीख मांगता रहा, लेकिन वैज्ञानिकों को यकीन था कि वह ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के करीब था। एक और दिन के बाद विषय अब सुसंगत वाक्य नहीं बना सका। वह पागल सा प्रतीत हो रहा था और उसने अपनी बांह से मांस के टुकड़े काटना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक परीक्षण कक्ष में पहुंचे और उसे एक मेज पर रोक दिया ताकि वह खुद को मार न सके। कुछ घंटों तक बंधे रहने के बाद विषय ने अपना संघर्ष और चीखना बंद कर दिया। वह छत की ओर एकटक देखता रहा और आंसुओं की बूंदें चुपचाप उसके चेहरे पर बिखर गईं। 2 सप्ताह तक लगातार रोने के कारण विषय को मैन्युअल रूप से पुनर्जलीकरण करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने अपना सिर घुमाया और अंधेपन के बावजूद अध्ययन में पहली बार किसी वैज्ञानिक से आंख मिलाकर ध्यान केंद्रित किया। वह फुसफुसाए, मैंने भगवान से बात की है और उसने हमें छोड़ दिया है, और उसके महत्वपूर्ण संकेत बंद हो गए। मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुद को मार डालूंगा। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि सभी इसका कारण समझे, इसलिए अपना सिर फोड़ने से पहले मैं यह वीडियो बना रहा हूं। जब मुझे पहली बार यह याद आया कि मैं 9 साल का था, जॉनी वेलर और मैं उसके घर में खेल रहे थे। सूरज डूब रहा था, गर्म और लाल रंग। जॉनी काउबॉय था और मैं चोर, उसका घोड़ा चुरा रहा था। हम झूले के चारों ओर दौड़े। वह हंस रहा था और मैं चिल्ला रहा था और उसे काट डालने की धमकी दे रहा था। जब वह लड़खड़ाया तो मैं वहां भागा। जहां वह गंदगी में पड़ा था, उसकी नाक पर अपनी उंगली से इशारा किया और घोषणा की, अब मुझे तुम्हारी बंदूक मिल गई। जॉनी का सिर गहरे लाल रंग के खून, स्लेट ग्रे दिमाग और खोपड़ी के टुकड़ों में फट गया जो डूबते सूरज में चमक रहा था। मेरा हाथ मेरी तरफ गिर गया और मैं घूरता रहा, मुंह खुला रहा। समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। कोई चिल्ला रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि यह जॉनी की मां होगी, जब तक कि उसने पीछे का दरवाजा नहीं तोड़ दिया और मुझे एहसास हुआ कि मां ही चिल्ला रही थी।
जॉनी की माँ अपने बेटे के बिना सिर के शरीर पर टूट पड़ी और मेरी भयंकर चीखों में उसकी टूटी हुई सिसकियां शामिल हो गईं। जॉनी का अंतिम संस्कार अगले सप्ताह बंद ताबूत में था। मैं जॉनी के खून के बादल में चमकती चमकदार रोशनी को भूल गया। मैं भूल गया कि जॉनी की माँ मेरे छोटे से शरीर को हिलाकर मुझसे विनती कर रही थी कि मैं उसे बताऊं कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। मैं भूल गया कि शेरिफ ने मेरी माँ को बताया था कि जॉनी को गिरती हुई गोली लग गई थी, जो हर साल 26 मामलों में से एक है। मैं अपनी माँ के साथ अपने पिता की शांत बातचीत को भूल गया कि कैसे उन्हें वह बारूद कभी नहीं मिला जिसने जॉनी की मुस्कान को घास पर बिखेर दिया था। मैंने एडजस्ट कर लिया, मैंने मुकाबला किया, मैं भूल गया। मैं यह नहीं भूला कि अगली बार ऐसा कब हुआ था। मैंने फिर कभी काउबॉय और चोर की भूमिका नहीं निभाई। वास्तव में मुझे अपने बचपन में कहीं भी छोटे लड़कों द्वारा खेले गए शूटिंग खेल का एक भी उदाहरण याद नहीं है। मुझे पार्क में वह छोटी लड़की याद है। जब वह इधर उधर उछल रही थी तो वह अपनी छोटी छोटी गेंदों को उछाल रही थी। वह हथियार लहराते हुए और चिल्लाते हुए मेरे पास आई, हाथ ऊपर करो। मैं मुस्कुराया और पालन किया। नकली भय से अपना सैंडविच गिरा दिया। मैंने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और दया की याचना की। एक सच्ची मानवहत्या करने वाली पागल, उसने पॉप 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 की झड़ी लगाकर मुझे मार डाला। मैंने कर्तव्य निष्ठापूर्वक मृत की भूमिका निभाई। वह हंसी और घोषणा की, तुम्हारी बारी, मुझे गोली मारो। मेरी रीढ़ की हड्डी में अचानक तीव्र बेचैनी महसूस हुई। मैंने फूलों के बारे में सोचा, चमचमाते लाल गुलाब, सुबह की ओस से भीगे हुए। उसने मुझे बेसब्री से देखा, जाहिर तौर पर आश्वस्त थी कि प्रतिक्रिया देने के लिए उसे मुझे एक बार फिर परेशान करना होगा। मैंने कमजोरी से अपनी उंगली उठाई, उसकी ओर इशारा किया और फुसफुसाया। इस बार मैं चिल्लाने वाला नहीं था। उसकी मां ने अपने बच्चे के क्षत विक्षत अंगों को झुलाते हुए बेचैनी से पहले एक हाथ फिर एक पैर पकड़ लिया। मैंने छोटी लड़की की नाभि पर अपनी उंगली उठाई थी। जैसे ही यह शब्द मेरे होठों से निकला, वह पंच और गहरे लाल रंग के फल के टुकड़ों से भरे पानी के गुब्बारे की तरह फट गया। जॉनी वेलर का शरीर मेरी दृष्टि में छा गया। सूर्यास्त की धीमी लालिमा उसकी धारीदार शर्ट के सामने से फिसल रही थी। मैं भागा। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मुझे कल लौरा पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे चुप कराने के लिए उसके चेहरे पर अपनी उंगली रख दी। मैंने तो यह भी नहीं कहा। मैं रसोई के फर्श से अपनी प्रेमिका के दिमाग को शांत करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बस अपनी कनपटी पर अपनी उंगली रखनी है और यह कहना है, कम से कम मैं धमाके के साथ जाऊंगा। उस दृश्य के बारे में सोचकर अब भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मैंने सपना देखा कि मैं अपने चचेरे भाई रचित के घर पर था, जहां हम एक ही बिस्तर पर एक साथ सो रहे थे। आधी रात के समय अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि हमारे बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे के चारों ओर एक मृत शरीर घूम रहा है। मैं बहुत डर गया था और एक भी शब्द नहीं बोल सका। शायद स्लीप पैरालिसिस हो गई थी। मैं अपने चचेरे भाई तक पहुंचने और उसे जगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सका और अचानक उसका शव मेरे ऊपर आ गिरा और उसका मुंह खुला रह गया। निराश, डरा हुआ मैं जाग उठा और मेरी सांसें फूलने लगीं। मुझे पसीना आ रहा था। मैंने छत की ओर देखा और कुछ नहीं पाया। ओह, राहत की सांस। मैं अपने चचेरे भाई की ओर मुड़ा और देखा कि वह अपनी आंखें बड़ी करके पंखे की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा, कुछ ना बोलो भैया, मैंने भी देखा उसे। कुछ मत कहो भाई, मैंने भी उसे देखा था। मैंने लगभग अत्यधिक डर से अपनी पैंट गीला कर दिया और अगले ही पल मैं सचमुच जाग गया। यह एक सपना था जो मैं एक और सपने के भीतर देख रहा था।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि आखिरकार ये खत्म हो गया, मुझे सचमुच खुद को थोड़ा सा काटना पड़ा। दादी की मृत्यु हो गई। हम उस घर में रुके थे जो नेवी ने आखिरी बार दादाजी को दिया था, क्योंकि दोनों के निधन के बाद यह घर नेवी के एक अन्य ऑफिसर के पास चला गया। मैं अंकल, माँ का छोटा भाई, के पुराने बेडरूम में अकेला सोया था। मैं अपने फोन पर तब तक गेम खेलता रहा जब तक नींद नहीं आने लगी। 3 बजे मैं उठा। मुझे पेशाब करना है। मैं बाथरूम में जाता हूँ, जो एक अंधेरे गलियारे में है जो गैरेज की ओर जाता है। सबसे पहले मुझे बड़े परिवार और टीवी रूम से होकर दादाजी के पुराने अध्ययन कक्ष, भोजन कक्ष और रसोई से गुजरना पड़ता है। गैराज के दरवाजे के सामने पुराना नौकरानी कमरा है, जो अब एम्प्टी है। जैसे ही मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, मैं गुनगुनाहट सुनता हूँ बूढ़ी नौकरानी के कमरे से। ये कुछ कुछ परिचित लग रहा था। मैं घबरा गया, इसलिए मैं जल्दी से अपना काम खत्म करता हूँ और अपने कमरे की ओर चल पड़ता हूँ। लेकिन जैसे जैसे गुनगुनाहट तेज होती गई, वह आवाज ने मुझे रोक दिया। यह नौकरानी के कमरे से नहीं आ रहा था, यह टीवी रूम से नहीं आ रहा था। यह दादी की आवाज थी। वह सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। उसने अभी भी अस्पताल के वही कपड़े पहने हुए हैं जिनमें उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी लाश को अभी मुर्दाघर ले जाया गया था। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और चली गई। डर के मारे मैं भागा, बिस्तर में घुस गया और सुबह तक जागता रहा। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था तो मेरी माँ मुझे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर ले गई। वापस आते समय उसने कुछ गलत मोड़ लिए और हम एक खराब जगह में पहुंच गए। भयभीत होकर उसने खिड़की नीचे कर ली और दूसरी कार में बैठे एक अच्छे कपड़े पहने लेकिन डरावने दिखने वाले अजनबी से रास्ता पूछा। बस मेरे पीछे आओ मैडम, उसने कहा। मैं भी वहीं पास में रहता हूं और बस घर जा रहा हूं। वह अपनी कार को पूरी तरह घुमाने के लिए आगे बढ़ा। मेरी माँ ने इस बारे में कुछ कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना अच्छा था कि वह हमारे लिए अपने रास्ते से हट गया, और उसने पीछा करने के लिए अपनी कार मोड़नी शुरू कर दी। केवल एक बच्चा होने के नाते मुझे यह सोचकर आश्चर्य नहीं हुआ कि जहां वह पहले से ही जा रहा था, वहां पहुंचने के लिए उसे घूमना क्यों पड़ेगा। पर यह मेरी माँ के साथ भी नहीं हुआ। सौभाग्य से एक अन्य व्यक्ति ने बातचीत सुनी, मेरी माँ को उसका पीछा न करने की चेतावनी दी और उन्हें उचित निर्देश दिए। यह देखकर पहला आदमी तेजी से भाग गया। हमें बाद में पता चला कि पहला साथी हमें शहर के सबसे बेकार खाली गोदाम जिले में ले जाने की कोशिश कर रहा था। यदि यह दूसरा आदमी न होता तो शायद मैं उसे देखने के लिए कभी जीवित न रहता। तो आइए जनवरी 2015 में वापस जाएं। मेरा काम पर सबसे बुरा दिन था। फार्मेसी उद्योग थकाऊ और चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब आपको अकेले एक शाखा चलानी होती है। घर की बस की सवारी में मैंने इतनी कोशिश की कि मैं फूट फूट कर रोऊं नहीं। बस से बाहर निकलने और सीधे मुख्य सड़क पर वापस जाने का विचार मुझे अभिभूत कर रहा था। मैं ऐसा करने जा रहा था। मैंने बस के रुकने के लिए बटन दबाया था और जैसे ही मैं सड़क पर चलने वाला था, मुझे अपने पिता का फोन आया। बेटा, तुम्हारे चाचा की शादी भारत में हो रही है। क्या मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक करूं? हम शनिवार को रवाना होंगे। मैं सड़क के किनारे खड़ा था। मेरे हाथ में फोन था। कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था, मुझे लुभा रहा था, जैसे एक कुत्ते को हड्डी से छेड़ा जा रहा हो। हाँ, मैं कल काम पर जाऊंगा। तो यह आया। शादी एक शराबी धुंध में उड़ गई। मुझे यकीन नहीं था कि मैं शांत था या भूख लगी थी। हम न्यू दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई बंदरगाह पर खड़े थे। मेरा गुलाबी पासपोर्ट मेरे उड़ान टिकट के साथ चेक इन करने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ मुझे अभी भी धुंधले शहर में वापस खींच रहा है। मैं अपने पिता को देखता हूँ।
बैग मेरी पीठ में मजबूती से लिपटा हुआ है। रहने में मैं यात्रा करने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे पिता को इस बात पर गर्व था कि मैं अपनी मातृभूमि व देश देखना चाहता था जहां उनका जन्म और पालन पोषण हुआ था। ये कुछ गहरा था, कुछ भयावह मुझे अंदर खींच रहा था। मैं उसे समझा ना सका। मैं मुड़ता हूं, अपने साथ यात्रा करने के लिए एक चालक को काम पर रखता हूं और राजस्थान की ओर निकल जाता हूं। लगभग 1 महीने के बाद एमटी आबू के ठीक दक्षिण में हम एक लंबी मिठाई वाली सड़क के पार आते हैं जो पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अब इस सड़क पर जो कुछ भी था वह मुझे चाहता था। ड्राइवर तब मेरी ओर मुड़ता है। भाई, मैं बहुत थक गया हूं। कृपया क्या हम जाने से पहले आराम कर सकते हैं? तुम चाहो तो मैं गाड़ी चला सकता हूं। मैं रुकना नहीं चाहता। हम वास्तव में करीब हैं। मैं जवाब देता हूं। वह मुझे चाबी देता है और यात्री सीट पर बैठ जाता है और आराम से बैठ जाता है। जैसे ही मैं इस सड़क पर गाड़ी चला रहा था, कुत्ता अंदर घुस गया। मैं कार के सामने वाले हिस्से को इतना खराब नहीं देख सका। लगभग 3 बजे का समय था जब हम एक बड़े गेट वाले क्षेत्र में पहुंचे जहां प्रत्येक कॉर्नर पर गार्ड तैनात थे। मैं एक को मंजूरी देता हूं और पूछता हूं कि यह जगह क्या है। मुझे अंदर जाने की जरूरत थी। हताश रूप से, भाई, यह भानगढ़ किला है जिसे भारत सरकार ने अनसुलझे रहस्यों के कारण बंद कर दिया था। किसी को भी किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुझे अंदर जाने की जरूरत थी। मैंने ड्राइवर से बात की और मैंने पूछा कि वह उस जगह के बारे में क्या जानता है। उन्होंने कहा कि भानगढ़ की राजकुमारी रावंती किले पर आई सर्वनाशकारी स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। एक स्थानीय काले जादूगर को उससे प्यार हो गया। माना जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी और एक बार उसने उसे जादू करने की कोशिश की ताकि वह उससे प्यार कर सके। राजकुमारी को संदेह की गंध आई और उसने एक विशाल पत्थर के पत्थर पर जादुई सौंदर्य प्रसाधन डालकर काले जादूगर की पूरी साजिश को विफल कर दिया, जिसने बाद में कथित तौर पर तांत्रिक को कुचलकर मार डाला। जादूगर के अंतिम सांस लेने से पहले उसने पूरे परिदृश्य पर एक अभिशाप लगा दिया कि कोई भी आत्मा कभी भी वहां शांति से नहीं रह पाएगी। भानगढ़ किले के आसपास का पूरा परिदृश्य तब से प्रेतवाधित रहा है। मेरे परिवार में काले जादू की एक लंबी खड़ी रही है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक पीढ़ी को छोड़ देता है, हालांकि किसी ने भी वर्षों में इसे होने की सूचना नहीं दी है। मैंने महसूस किया कि मेरे हर रेशे में एक बड़ी भीड़ फैल गई है, जैसे किसी ने मुझे एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाया हो। जब शाम हुई तो गार्डों ने समारोह में अपना बदलाव किया। यह वह समय था जब मैं अकेला अंदर घुस गया। मैं किले की गहराई में भाग गया, पृथ्वी की ओर और नीचे जाना। मैं बीमार महसूस कर रहा था। मेरे सिर में दबाव अवास्तविक था। यह इतना बुरा था कि मेरी नाक से खून बह रहा था। मैंने एक गोलाकार कमरे में प्रवेश किया जिसमें केंद्र की ओर जाने वाली सीढ़ियां थीं। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैंने देखा कि सब कुछ एक सुनहरे चमक से लेकर मंद नीले काले रंग में चला गया। यह ऐसा था जैसे मैं हैरी पॉटर के एक डिमेंटर की उपस्थिति में था। मैंने एक तेज खरोंच सुनी, फिर आग की तीखी आवाज। मैंने मुड़कर देखा कि इसका कारण क्या था और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं धुएं के बादल में डूबा हुआ था। मुझे लगा जैसे मैंने अपना सिर धुएं के धुएं में डुबो दिया हो। मेरे सिर पर बल्ले जैसी किसी सख्त चीज से प्रहार किया गया था। मैं एक तरह के स्लीप पैरालिसिस में पड़ गया। मैंने चीजें देखी, बर्फ से बनी आग। मेरे पास एक विकल्प था, अच्छाई और बुराई, सही और गलत। ये मेरी बारी थी। मेरे लाभ के लिए अभिशाप का उपयोग करने की मेरी बारी थी। अब मैंने ऐसी चीजें सीख ली हैं जो मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं कर सकता हूं। मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। मैं लोगों को चोट पहुंचा सकता हूं। मैं ध्यान और प्रार्थना करके चीजें कर सकता हूं। मैं कभी धार्मिक नहीं था, अब हूं। 1999
जिसे कभी कभी मिस्टर बियर सेलर या कैलेडॉन लोकल 21 भी कहा जाता है, एक काल्पनिक टेलीविजन शो के बारे में एक कहानी है। यह शो, जो कि बच्चों का टेलीविजन कार्यक्रम था और दावा किया जाता है कि इसे सार्वजनिक एक्सेस स्टेशन पर दिखाया जाता था, केवल एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बहुत कम दर्शकों के लिए उपलब्ध था। शो के बंद होने के 10 साल बाद की कहानी उस श्रृंखला का विवरण देती है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी मेजबानी मिस्टर बियर नामक एक पात्र ने की थी। मूल रूप से भालू के सूट में एक आदमी जो बियर इन द बिग ब्लू हाउस की पैरोडी थी, और बैंगनी टीरेक्स के स्थान पर भालू के साथ डायनासोर बार्नी जैसा कुछ था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये पता चलता है कि मिस्टर बियर ने अपने दर्शकों को उन्हें लिखने के लिए आमंत्रित किया, जो वर्णनकर्ता ने किया। एक विशिष्ट भाग्यशाली भागने की कहानी में लड़के को दिए गए पते पर मिस्टर बियर से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन जब वह अपने पिता के साथ वहां जाता है तो पुलिस उस जगह की तलाशी लेती है। यह पता चला है कि इस शो के अंतिम एपिसोड में मिस्टर बियर द्वारा बच्चों को जिंदा जलाना शामिल था। जैसे ही हमारे कथावाचक को यह पता चला, उसे एहसास हुआ कि अगर वह घर में अकेले या पहले गया होता तो उसके साथ भी यही होता। यह कहानी प्रसिद्ध रूप से एक क्लिफहैंगर पर समाप्त हुई, जिसमें वर्णनकर्ता ने बताया कि उसे एक ईमेल पता मिला है जो कथित तौर पर मिस्टर बियर का है। दर्शक तब अंधेरे में रह जाता है कि क्या उसने उससे संपर्क किया था और संचार या बैठक का परिणाम क्या था। वर्ष 1999 है। वह एक स्मृति जो मिटने से इनकार करती है। यह सब उस नए या पुराने टीवी से शुरू हुआ। उस समय पोकेमॉन स्कूल में धूम मचाने वाला नवीनतम चलन था। पोकेमॉन कार्ड, गेम, स्टिकर और सबसे लोकप्रिय टीवी शो। तो बेशक जब भी मैं स्कूल से घर आता, मैं तब तक टीवी से चिपका रहता जब तक कि पोकेमॉन 5 बजे नहीं आ जाता। एकमात्र समस्या यह थी कि मेरे पिताजी 5:30 बजे समाचार देखते थे और पोकेमॉन एपिसोड एक के बाद एक आते थे, जिसका मतलब था कि मुझे हर दिन एक एपिसोड छोड़ना पड़ता था, जिस पर मैं बार बार शिकायत करता था। मेरे पिताजी हर दिन मेरी शिकायत सुनकर थक गए थे, इसीलिए उन्होंने जाकर दूसरा टीवी खरीद लिया। मेरे पिताजी ने जो टीवी खरीदा था उसे मेरे कमरे में रख दिया। दुर्भाग्य से यह सिर्फ एक पुरानी छोटी बूब ट्यूब थी, जिसमें खरगोश के कान भी थे। इसमें भी केवल 20 चैनल उपलब्ध थे। इसमें वह चैनल शामिल नहीं है जिस पर पोकेमॉन चालू था। हालांकि मुझे याद है कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं बहुत रोमांचित था कि मेरे कमरे में मेरा अपना टीवी था। चैनलों के माध्यम से देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल चैनल 2 टीवीओ किड्स ही देखने लायक था, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए उसे देखा। अगले कुछ महीनों तक मुझे चैनल 21 नहीं मिला। अप्रैल में एक दिन मैं चैनल पलट रहा था और यह देखने की कोशिश कर रहा था कि पोकेमॉन चालू है या नहीं। मैंने रिमोट में चैनल 21 दबाया, ये आशा करते हुए कि वहां और भी चैनल होंगे, और मुझे खुशी हुई कि वहां चैनल थे। मेरे पिताजी भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने मुझे इसे देखने दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें बच्चों के कार्यक्रम चल रहे थे। चैनल का नाम कैलेडॉन लोकल 21 था, और बाद में मुझे पता चला कि यह वास्तव में ओंटारियो के कैलेडॉन शहर से प्रसारित किया गया था, जो मेरे शहर के बहुत करीब का शहर था। कैलेडॉन लोकल 21 पर मैंने जो शो देखे वे खराब ढंग से बनाए गए लग रहे थे, और मुझे आधे समय तक कभी समझ नहीं आया कि उनमें क्या चल रहा था। हालांकि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जब भी मैंने उस चैनल के बारे में सोचा, मुझे और अधिक एहसास हुआ कि शो कितने गंदे थे, और मुझे खुद से पूछना पड़ा मैं क्या देख रहा था। निम्नलिखित शो और एपिसोड की एक सूची है जो मुझे याद है कि मैंने कैलेडॉन लोकल 21 पर देखा था। मैं इस तरह के विवरण को कैसे याद करता हूँ, यहाँ तक कि मुझे परेशान भी करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें कुछ समय के लिए आपके दिमाग में रहती हैं। चैनल ने केवल कुछ ही शो चलाए, शायद इसलिए कि यह केवल शाम 4 बजे से रात 9 बजे के बीच ही चालू रहता था। अप्रैल 1999, मिस्टर बियर सेलर, एपिसोड 12। यदि आप इसे आजकल देखें तो यह बहुत ही संक्षिप्त नाम है। शो में भालू शुभंकर पोशाक पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया था जो हर दिन एक नए आगंतुक को अपने तहखाने में लाता था। यह हमेशा एक बच्चा था।
शो को एक कैमकॉर्डर के साथ फिल्माया गया था और यह बहुत अच्छा भी नहीं था। पुलिस ने मुझसे इस शो के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। इस एपिसोड की शुरुआत मिस्टर बियर के एक टेबल पर अकेले बैठकर चेकर्स खेलने से हुई। वह कुछ देर वहीं बैठकर खेलता रहा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कैमरा तब सीढ़ियों से ऊपर दरवाजे पर देख रहा था, जहां एक और दस्तक हुई। मिस्टर बियर सीढ़ियों पर चढ़े और दरवाजा खोलकर 2 छोटे बच्चों को देखा। एक मेरी उम्र का लड़का था और दूसरी 8 साल की दिखने वाली लड़की थी। मिस्टर बियर खुशी से नाचने लगे और फिर बच्चों से बात करने लगे। मुझे याद है, मैं उनमें से किसी को भी ठीक से नहीं सुन सका। मिस्टर बियर फिर बच्चों को तहखाने में ले गए, जो काफी अंधेरा था। केवल मेज पर एक छोटे से तेल के दीपक से रोशनी हो रही थी। मुझे वास्तव में इससे अधिक कुछ याद नहीं है, सिवाय इसके कि वह एक गाना गा रहा था, जिसे मैं भी ठीक से नहीं सुन सका, शायद भालू के उस बड़े मुखौटे के कारण। एपिसोड का अंत उनके लुका छिपी खेलने के साथ हुआ, जिसमें बच्चे एक कोठरी में छुप गए और मिस्टर बियर गिनती कर रहे थे। मई 1999 सूप और चम्मच। मुझे नहीं लगता कि यह कोई शो था, मुझे लगता है कि यह एक विशेष फिल्म की चीज थी। मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ समय के लिए कैलेडन लोकल 21 देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यह शो बहुत बेवकूफ़ी भरा था, खासकर जब से पोकेमॉन अब 4:30 और 5 बजे आता है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन इसमें सूप का एक डिब्बा और एक चम्मच दोनों तार से जुड़े हुए आगे पीछे झूलते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें पकड़कर कैमरे के सामने लटका रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि शो को एक बेसमेंट में शूट किया गया था, जो बिल्कुल मिस्टर बियर के सेलर में इस्तेमाल किए गए बेसमेंट जैसा दिखता था। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। केवल एक चीज जो मुझे स्पष्ट रूप से याद है, वह है अंत। पूरी चीज केवल आधे घंटे की थी और इसमें वह चीजें शामिल थीं जो मुझे बेवकूफ़ी भरी लगीं, जैसे कि चम्मच उसे खाने की कोशिश में सूप का पीछा कर रहा था। अंत में एक मेज दिखाई गई और उसके चारों ओर लगभग 7 बच्चे बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक के सामने सूप का एक कटोरा था। वे बैठे थे और कैमरे की ओर देख रहे थे, लेकिन भ्रमित, लगभग डरे हुए चेहरों के साथ। फिर कैमरामैन ने बच्चों के सामने सूप का डिब्बा रखा और कहा, चम्मच तैयार है? और फिर यह बस रुक गया। जुलाई 1999 गर्मी का मौसम था और मैंने कुछ समय से चैनल 21 नहीं देखा था। एक दिन जब मैं अपने दोस्त के घर पर सोया और मैंने इसे फिर से देखने का फैसला किया। मेरे दोस्त ने अपने 6ठे जन्मदिन के लिए अपने कमरे में एक टीवी मंगवाया था, इसलिए हम बहुत देर तक जागते रहे। हमारे लिए 9:30 बहुत देर हो चुकी थी और टीवी देखते रहे। तभी मुझे चैनल 21 की याद आई और मैंने इसे अपने दोस्त तक पहुंचाया। हमने यह देखने का निर्णय लिया कि क्या यह चालू है, और हमें आश्चर्य हुआ कि यह चालू था। उन्होंने प्रसारण समय बदल दिया होगा। मिस्टर बियर सेलर, एपिसोड 33। यह एपिसोड मेरे दोस्त और मेरे लिए मनोरंजक था, मुख्यतः क्योंकि इसमें गाली गलौज थी। हालांकि अब जब मैं इस प्रकरण के बारे में सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि जब इसे फिल्माया गया था तो निश्चित रूप से कुछ गलत था। एपिसोड की शुरुआत कैमरे के किनारे से हुई, जबकि वह मिस्टर बियर के सामने था, जो ऊपर तहखाने के दरवाजे की ओर चल रहा था। इसके बाद कैमरा लगभग 1 सेकंड के लिए बंद हो गया। इसके बाद वह अंदर चला गया, वापस सीधा खड़ा हो गया और मिस्टर बियर के सामने आ गया। वहां एक और बच्चा भी उससे बात कर रहा था, लेकिन यह बच्चा 11-12 का लग रहा था। वह थोड़ी देर के लिए मिस्टर बियर से बात कर रहा था, लेकिन जब तक बच्चे ने आवाज नहीं उठानी शुरू कर दी, मैं ठीक से नहीं सुन सका। फिर से गंदे कैमकॉर्डर के साथ बच्चा कह रहा था कि कितनी देर हो गई है और उसकी बहन को घर जाना है। आप बैकग्राउंड में और आवाजें भी सुन सकते हैं। मुझे याद है कि मिस्टर बियर ने स्पष्ट रूप से कहा था, बाहर निकलो, तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, भालू के मुखौटे से दबी हुई गहरी आवाज के साथ। मुझे याद है कि मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे और निषिद्ध F शब्द के उल्लेख पर हंस रहे थे, लेकिन यह प्रकरण अजीब हो गया। बच्चा सीढ़ियां चढ़ने लगा और पीछे मुड़कर कहने लगा कि वह पुलिस को कैसे बुलाने जा रहा है। मिस्टर बियर उस बच्चे की ओर भागने लगे, जिसने चिल्लाना और दौड़ना भी शुरू कर दिया। इसके बाद कैमरा बंद हो गया और एपिसोड का अंत हो गया।
कुछ ही देर बाद चैनल स्थिर हो गया। अगस्त 1999। मैं उसके बाद चैनल 21 नहीं देखना चाहता था। हालांकि अगस्त में मैं किसी कारण से मिस्टर बियर के तहखाने को देखने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। मिस्टर बियर का आखिरी एपिसोड जो मैंने देखा वह अजीब था और उसमें गाली गलौज थी, जिससे मुझे यह भी लगा कि यह शो किशोरों के लिए है। फिर भी जब मेरे पिताजी व्यस्त थे तो मैं चैनल 21 पर चला गया। मिस्टर बियर्स सेलर, एपिसोड आंटी हेट। जाहिर तौर पर यह एपिसोड अगस्त के पूरे महीने चल रहा था। इसका पुलिस ने काफी अध्ययन किया। पूरे एपिसोड में मिस्टर बियर एक कुर्सी पर बैठकर दर्शकों से बात कर रहे थे। हेलो बच्चों, क्या तुम मेरे तहखाने में जाना चाहते हो? यदि आप ऐसा करते हैं तो कृपया मुझे इस पते पर एक पत्र लिखें। इसके बाद स्क्रीन एक सफेद स्क्रीन पर बदल गई, जिसमें पते को पढ़ने वाले बहुरंगीन अक्षर थे, और बाकी एपिसोड के लिए वही स्क्रीन बनी रही। सितंबर आने तक इसे हर दिन 5 घंटे तक दोहराया गया। और सोचो, मैंने वास्तव में क्या किया। मैंने भेजा मी, भालू या वह बीमार कमीने जिसने उसे एक पत्र दिया था। मैंने इसे अधिकतर जिज्ञासावश किया। मेरे पिता इससे सहमत थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक वैध बच्चों का शो है, लेकिन फिर उन्होंने कभी भी चैनल 21 पर जो कुछ भी था उसे नहीं देखा। इसलिए मैंने अपने सर्वोत्तम लेखन का उपयोग करते हुए एक पत्र लिखा। मुझे लगता है कि मैंने वही कहा जो मैं चाहता था मिस्टर बियर से मिले। तो मेरे पिताजी ने पत्र उस पते पर भेज दिया जो मिस्टर बियर ने शो में कहा था। किसी कारण से यह पूरे दिन रुका रहा। प्रतिक्रिया मिलने में लगभग 1 सप्ताह लग गया, जिसे पाकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे पास अभी भी वह पत्र है जो मुझे 15 अगस्त 1999 को मिला था। पत्र में लिखा था, प्रिय इलियट, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी होगी कि आप मेरे तहखाने में रहें। हम खेल खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और जंगल के बीच में आग बुझाने के लिए जाते हैं। मेरे घर पुलिस ने यह पता काट दिया है, कैलेडन, ओंटारियो, कनाडा। आए, मैं आपके साथ मौज मस्ती करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। लव, मिस्टर बियर। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे पिताजी को यह कभी भी अधूरा नहीं लगा, क्योंकि वह वास्तव में मुझे घर में ले गए थे और फिर तभी पुलिस शामिल हो गई। वे अंतहीन सवाल, डरे हुए बच्चों की तस्वीरें, जंगल। इससे मुझे पता चलता है कि मैं यह ब्लॉग क्यों लिख रहा हूं। उस मनोचिकित्सक और उसके दोस्तों ने तब कुछ गड़बड़ की थी और अब ऐसा लगता है कि वह फिर से मेरे साथ संपर्क में आने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की पूरी बात वापस आ रही है। इसने 1999 को मेरे पास वापस ला दिया है। 1 दशक से अधिक समय के बाद यह फिर से हो रहा है। उस दृश्य के बारे में सोचकर अब भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मैंने सपना देखा कि मैं अपने चचेरे भाई रचित के घर पर था, जहां हम एक ही बिस्तर पर एक साथ सो रहे थे। आधी रात के समय अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि हमारे बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे के चारों ओर एक मृत शरीर घूम रहा है। मैं बहुत डर गया था और एक भी शब्द नहीं बोल सका। शायद स्लीप पैरालिसिस हो गई थी। मैं अपने चचेरे भाई तक पहुंचने और उसे जगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सका और अचानक उसका शव मेरे ऊपर आ गिरा और उसका मुंह खुला रह गया। निराश, डरा हुआ मैं जाग उठा और मेरी सांसें फूलने लगीं। मुझे पसीना आ रहा था। मैंने छत की ओर देखा और कुछ नहीं पाया। ओह, राहत की सांस। मैं अपने चचेरे भाई की ओर मुड़ा और देखा कि वह अपनी आंखें बड़ी करके पंखे की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा, कुछ ना बोलो भैया, मैंने भी देखा उसे। कुछ मत कहो भाई, मैंने भी उसे देखा था। मैंने लगभग अत्यधिक डर से अपनी पैंट गीला कर दिया और अगले ही पल मैं सचमुच जाग गया। यह एक सपना था जो मैं एक और सपने के भीतर देख रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आखिरकार यह खत्म हो गया, मुझे सचमुच खुद को थोड़ा सा काटना पड़ा। द एक्सप्रेशनलिस्ट जून 1972 की एक घटना के बारे में बताता है, जहां एक महिला सीडर सेनाई अस्पताल में खून से सने गाउन के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए दिखाई दी। हालांकि अस्पताल में खून से लथपथ मरीज असामान्य नहीं है,
क्योंकि क्षेत्र के पास अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दो चीजें उसे बाकियों से अलग बनाती हैं। पहला यह कि उसका चेहरा किसी पुतले जैसा था, दोष रहित, बिना भौहों वाला और मेकअप से सना हुआ। दूसरा यह कि उसके जबड़े में एक बिल्ली का बच्चा फंसा हुआ था, जिसका ताजा खून उसके गाउन और फर्श पर बह रहा था। बाद में उसने जानवर को अपने मुंह से बाहर निकाला, उसे एक तरफ फेंक दिया जैसे कि वह कुछ भी नहीं था, और फर्श पर गिर गई। अस्पताल के दरवाजे पर आने से लेकर उसके कमरे में ले जाने तक वह पूरी तरह से निश्चल और भावशून्य रही। उसकी अनुत्तरदायी स्थिति से भयभीत होकर कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि अधिकारियों के आने तक उसे बेहोश करना सबसे अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश की, उसने अत्यधिक ताकत से मुकाबला किया। उसका शरीर बिस्तर से उठ गया, उसके चेहरे पर वही खालीपन दिख रहा था। जब स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी भावहीन निगाहें पुरुष डॉक्टर की ओर कर दी, जहां उसने कुछ असामान्य किया। वह हंसी, और जैसे ही उसने किया, उसने नुकीले, अमानवीय दांतों का एक सेट प्रकट किया। उसकी विचित्र उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। स्तब्ध होकर डॉक्टर ने पूछा, आखिर आप क्या हैं? फिर भी मुस्कुराते हुए वह डॉक्टर को तब तक देखती रही जब तक कि अस्पताल सुरक्षा कर्मियों के कदमों की आहट से उसका ध्यान नहीं भटक गया। मौका देखकर रहस्यमय महिला अचानक आगे बढ़ी और डॉक्टर की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए, जिससे उसका गला फट गया। डॉक्टर अपने ही खून से लटपट होकर फर्श पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें छोड़ी, महिला खतरनाक तरीके से उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, मैं भगवान हूं। भयभीत डॉक्टर ने आखिरी चीज जो कभी देखी थी वह थी उसका रोगी अस्पताल के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ दावत कर रहा था। एक महिला डॉक्टर बच गई और उसने उसका उपनाम द एक्सप्रेशनलेस रख दिया। दादी की मृत्यु हो गई। हम उस घर में रुके थे जो नेवी ने आखिरी बार दादाजी को दिया था, क्योंकि दोनों के निधन के बाद यह घर नेवी के एक अन्य ऑफिसर के पास चला गया। मैं अंकल, माँ का छोटा भाई, के पुराने बेडरूम में अकेला सोया था। मैं अपने फोन पर तब तक गेम खेलता रहा जब तक नींद नहीं आने लगी। 3 बजे मैं उठा। मुझे पेशाब करना है। मैं बाथरूम में जाता हूँ, जो एक अंधेरे गलियारे में है जो गैरेज की ओर जाता है। सबसे पहले मुझे बड़े परिवार और टीवी रूम से होकर दादाजी के पुराने अध्ययन कक्ष, भोजन कक्ष और रसोई से गुजरना पड़ता है। गैराज के दरवाजे के सामने पुराना नौकरानी कमरा है, जो अब एम्प्टी है। जैसे ही मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, मैं गुनगुनाहट सुनता हूँ बूढ़ी नौकरानी के कमरे से। यह कुछ कुछ परिचित लग रहा था। मैं घबरा गया, इसलिए मैं जल्दी से अपना काम खत्म करता हूँ और अपने कमरे की ओर चल पड़ता हूँ। लेकिन जैसे जैसे गुनगुनाहट तेज होती गई, वह आवाज ने मुझे रोक दिया। यह नौकरानी के कमरे से नहीं आ रहा था, यह टीवी रूम से नहीं आ रहा था। यह दादी की आवाज थी। वह सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। उसने अभी भी अस्पताल के वही कपड़े पहने हुए हैं जिनमें उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी लाश को अभी मुर्दाघर ले जाया गया था। उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और चली गई। डर के मारे मैं भागा, बिस्तर में घुस गया और सुबह तक जागता रहा। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था तो मेरी माँ मुझे एक डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर ले गई। वापस आते समय उसने कुछ गलत मोड़ लिए और हम एक खराब जगह में पहुंच गए। भयभीत होकर उसने खिड़की नीचे कर ली और दूसरी कार में बैठे एक अच्छे कपड़े पहने लेकिन डरावने दिखने वाले अजनबी से रास्ता पूछा। बस मेरे पीछे आओ मैडम, उसने कहा। मैं भी वहीं पास में रहता हूं और बस घर जा रहा हूं। वह अपनी कार को पूरी तरह घुमाने के लिए आगे बढ़ा। मेरी माँ ने इस बारे में कुछ कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था
कि वह इतना अच्छा था कि वह हमारे लिए अपने रास्ते से हट गया और उसने पीछा करने के लिए अपनी कार मोड़नी शुरू कर दी। केवल एक बच्चा होने के नाते मुझे यह सोचकर आश्चर्य नहीं हुआ कि जहां वह पहले से ही जा रहा था वहां पहुंचने के लिए उसे घूमना क्यों पड़ेगा। पर यह मेरी मां के साथ भी नहीं हुआ। सौभाग्य से एक अन्य व्यक्ति ने बातचीत सुनी, मेरी मां को उसका पीछा न करने की चेतावनी दी और उन्हें उचित निर्देश दिए। यह देखकर पहला आदमी तेजी से भाग गया। हमें बाद में पता चला कि पहला साथी हमें शहर के सबसे बेकार खाली गोदाम जिले में ले जाने की कोशिश कर रहा था। यदि यह दूसरा आदमी न होता तो शायद मैं उसे देखने के लिए कभी जीवित न रहता।